फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट करवाने के लिए या तो डायरेक्ट एविडेंसेस कोर्ट में रखे जाते हैं या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखे जाते हैं। लेकिन जो भी डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल भी हो जाते हैं और उनको प्रूव करवाना थोड़ा इजी भी होता है। लेकिन जहां तक बात है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, जिनको हम रेलेवेंट फैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट में एक्यूज का कन्विक्शन करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो जिम्मेवारी है वो थोड़ी ज्यादा होती है। हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2022 का एक रिसेंट जजमेंट है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। केस का नाम है चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। 2022 का ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कैसे एक्यूज के कन्विक्शन करवाई जा सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ केस शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हम इस केस में कौन से कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो जजमेंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, अर्लियर एमपी। आप इस जजमेंट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का अगर सवाल आता है तो वहां पे आप इस जजमेंट को साइड कर सकते हैं। तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही प्रोसिक्यूशन के पास है एक्यूज के अगेंस्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे ही एक्यूज की कन्विक्शन करवाई जानी है, तो कोर्ट जो है एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उन पैरामीटर्स को क्रॉस करते हैं तभी हम उनके ऊपर रिलाय करके एक्यूज की कन्विक्शन जो है वो करवा सकते हैं। अदरवाइज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे एक्यूज का कन्विक्शन करवाना जो है वो ठीक नहीं होता है। सो कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेके उनकी बात की है। और शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स को रीट्रेट किया था और इस केस में भी उनको यूज किया गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब भी हम एक्यूज की कन्विक्शन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कर रहे हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, और उन्हीं पैरामीटर्स को 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स के नाम से हम जानते हैं। तो आप लोगों को जुडिशरी के एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील, ऐसा सवाल आ जाता है, या फिर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के गोल्डन रूल्स पूछ लेते हैं। तो आप इस जजमेंट को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को भी आप साइड कर सकते हैं और आप इन गोल्डन रूल्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं। उन गोल्डन रूल्स में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे जब भी हम कन्विक्शन करेंगे तो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो एक्यूज पर्सन है उसी ने ऑफेंस किया है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है और हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं, अ क्लोज एनालिसिस ऑफ दिस डिसीजन वुड शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ केस अगेंस्ट एन एक्यूज कैन बी सेड टू बी फुली एस्टैब्लिश्ड। कि किसी भी एक्यूज व्यक्ति जो भी हमारा अभियुक्त है उसके अगेंस्ट केस को एस्टैब्लिश करवाने के लिए हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 है द सर्कमस्टेंसेस from which the conclusion of the guilt is to be drawn should be fully established। तो जिन भी परिस्थितियों के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि एक्यूज व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो जो गिल्ट उसका हम प्रूव कर रहे हैं, सो उसको हमें फुली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया। और इसी के नीचे लिखा है दैट इट मे बी नोटेड हियर दैट दिस कोर्ट इंडिकेटेड that the circumstances concerned must or should and not may be। तो आपको यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे एक्यूज का कन्विक्शन करवाते समय किंतु परंतु कोर्ट के सामने नहीं रखना है। आपको ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि इसी व्यक्ति ने अपराध जो है वो किया है। यहाँ पे मे बी से काम नहीं चलेगा कि इसने किया है या शायद नहीं किया। वहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, मस्ट और शुड बी देयर। मतलब कि आपकी जो सर्टेनिटी है एक्यूज के कन्विक्शन को प्रूव करवाने के लिए, एक्यूज ने अपराध किया है ये प्रूव करवाने के लिए, वो सर्टेनिटी आपकी जो है वो होनी चाहिए। और लिखा गया है there is not only a grammatical but legal distinction between may be proved and must be proved। तो कोर्ट का कहना है कि अपराध शायद इस व्यक्ति ने किया है और अपराध इसी ने किया है, इन चीजों में फर्क है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट का भी हवाला दिया जिसको हम शिवाजी साहबराव बोबडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। 1973 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये भी। तो इसको भी आप लोग अपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बेसिस पे अगर आपको सवाल आता है, आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा गोल्डन रूल है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का वो ये है दैट द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश
should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. That is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except the accused is guilty. तो कभी कभी क्या होता है, देखो जब भी हम कोर्ट के सामने तथ्य रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, तो वो फैक्ट्स एक्यूज ने अपराध किया है उसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। और जब जो हम एक कल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस ड्रॉ कर रहे हैं कि एक्यूज ने अपराध किया है, और जो हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल है, जो फैक्ट्स अवेलेबल है, तथ्य अवेलेबल है, वो दोनों आपस में मेल खाने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर कहीं कहीं पे इनमें इनकंसिस्टेंसी ड्रॉ हो जाती है, या हमें उन फैक्ट्स को देखने से ये पता लगता है कि एक्यूज ने शायद अपराध नहीं किया हो, तो फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक्यूज का कन्विक्शन करवाने के लिए सफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। तीसरा जो तीसरा गोल्डन रूल है वो ये, दैट सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। तो जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपने कोर्ट के सामने रखे वो कंक्लूसिव होने चाहिए, और हर पॉसिबिलिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि एक्यूज ने ही अपराध किया है। तो इसलिए फोर्थ गोल्डन रूल कहता है, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन टू बी प्रूव। तो जो आप एक्यूज का कन्विक्शन, जो आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक्यूज ने ही अपराध किया है, यही प्रूव होना चाहिए, बाकी और कोई भी हाइपोथेसिस वहां पे एस्टैब्लिश ना हो पाए। और लास्ट में कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो चेन है वो चेन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अगर कहीं पे लैकुनाज है, कहीं पे फ्लॉ है, कहीं पे कोई चेन टूट जाती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, कहीं पे डाउट क्रिएट होता है, तो फिर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे एक्यूज्ड का कन्विक्शन नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए जो पंचशील का पांचवा गोल्डन रूल है वो ये, दैट देयर मस्ट बी the chain of evidence is so complete as not to leave any reasonable ground for conclusion consistent with the innocence of the accused। तो हमारी चेन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और हमारे पास वो हर कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए कि एक्यूज ने ही अपराध किया है। और इसीलिए आगे लिखा है, एंड मस्ट शो दैट in all human probabilities the act must have been done by the accused। कि जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, उन सारी संभावनाओं से अगर देखा जाए तो एक्यूज ने, अभियुक्त ने ही जो है अपराध किया है। सो हमारे पास ये 5 गोल्डन रूल्स हैं जो बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमारा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे चल रहा है, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, तो कैसे एक्यूज का कन्विक्शन जो है प्रोसिक्यूशन करवा सकता है। सो इस जजमेंट को जितने भी हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जुडिशरी में जो लोग हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन सब लोगों के लिए जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जुडिशरी के एग्जाम से मोस्ट ऑफ द टाइम्स पंचशील का गोल्डन रूल पूछ लिया जाता है, या आपको ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इज कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो आपका जो आंसर है वो आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के साथ एग्जामिनर के सामने लिख के देना है, तो आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने जो जजमेंट आपके साथ डिस्कस करी है, जो मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसके ऊपर डिस्कशन था, दैट इज चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, तो उस जजमेंट को आप जरूर इनकॉर्पोरेट करिएगा अपने अपने नोट्स में। तो जितने भी ए+ लॉ एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अपनी कॉपीज पे इसको इनकॉर्पोरेट करिए, और जो अदरवाइज हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग भी इसको अपने कहीं नोटबुक में अलग से कहीं पे आप इसको लिख के रखिए, बिकॉज रिसेंट जजमेंट्स आर की टू सक्सेस। आप अगर रिसेंट जजमेंट अपने आंसर्स में लिखते हैं तो आपको बाकियों के मुकाबले नंबर जो है वो ज्यादा मिल सकते हैं, आप एक एज ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक और यहाँ पे अपडेट में रखना चाहता हूँ कि जुडिशियल सर्विसेज को लेके जो हमारे टेस्ट सीरीज है ए+ लॉ एकेडमी की तरफ से, वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है, उसका शेड्यूल जो है। सो जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ए+ जुडिशियल एकेडमी प्ले स्टोर से अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है इस वीडियो के अंदर, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करेंगे। और वहां पे बहुत सारी अपडेट्स, अमेंडमेंट्स या जजमेंट्स जो है वहां पे भी डिस्कस की जाती है। और इसके साथ साथ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो जो हमारे एडीए के या जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, या जो स्पेसिफिकली हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारी उस एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, और वहां से जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिसेंट जजमेंट्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।